नहीं, मैं दोबारा सुनाने के लिए नहीं आया हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम की शिरोमणि आदरणीय डीआईजी साहब को 4 लाइनों के साथ कि आंसुओं में खिंच के आया है मेरे दिल का लहू। आंसुओं में खिंच के आया है, आंसुओं में खिंच के आया है मेरे दिल का लहू। आओ तुम भी देख लो आकर तमाशा दर्द का। क्या बात। आओ तुम भी देख लो आकर तमाशा दर्द का। और दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई। क्या बात। दूसरों के दर्द लेना भी मेरी फितरत हुई। भेज देना तुम भी मुझको अपना हिस्सा दर्द का। क्या बात है। भेज देना तुम भी मुझको अपना हिस्सा दर्द का। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डीआईजी साहब को कि वो अपना काव्य पाठ, संबोधन या जो उनकी इच्छा है वो आप सबको संबोधित करें। मैं यहीं से पढ़ देता हूँ और मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फौज जो है उसको भूख लगाई होगी तो, और अब उसके सुनने की क्षमता भी जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। बहरहाल मैं 2 शब्द बोलूँगा और एक आध कोई चीज़ जो है, लेकिन यहाँ पर जितने भी कवि हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और हम तालियों से उनके प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करते हैं। मैं ऐसे अनुभवों से जुड़ा रहता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से या बाकी माध्यमों से। किसी ज़माने में लखनऊ में काशीनाथ ज्वेलर्स, पुराने लखनऊ में एक कैसेट की दुकान हुआ करती थी जहाँ मुशायरों की कैसेट मिला करती थी। तो फिर जब मैं नौकरी में आया और मुझे मुशायरे वगैरह सुनने मुश्किल हो गए तो फिर मैं वहाँ से कैसेट मंगवा लिया करता था। और शौकत भाई करके थे तो वो मुझे, मतलब मैंने उनसे एक बार कोंडा गांव में था छत्तीसगढ़ में, नक्सल ऑपरेशंस वगैरह होते रहते थे, 9-10 की बात है, और सुनने को कोई मतलब जरिया था नहीं। तो फिर मैंने शौकत भाई को फ़ोन किया कि भाई भेज देना। तो उन्होंने मुझसे एक वो की कि एक शर्त रखी। शर्त ये थी शौकत भाई की कि बोले मैं पैसा नहीं लूँगा, आपको भेज दूँगा। मैंने बोला चलो अच्छा भेजो। तो कई सालों तक वो मुझे कैसेट और सीडी भेजते रहे और फिर मैं वो सुनता रहा। फिर एक बार अमेठी पोस्टिंग हुई तो मैं लखनऊ गया उनसे मिलने के लिए, ढूंढता हुआ, खोज करता हुआ। फिर मैं उनकी दुकान में पहुंचा। फिर दुकान में एक काउंटर पे लेडी थी, लेकिन उन्होंने, उस लेडी ने बताया कि शौकत भाई का इंतकाल हो गया और वो कोई साल बरस पहले ही गुजर गए। अदब जो है वो आपको ये सारी चीज़ें सिखाता है कि कोंडा गांव जैसी जगह में आप जो है उसके लिए कोशिश करते हैं तो अदब आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा देता है कि जो उस चीज़ के पैसे भी नहीं लेता। तो ये बेसिकली ये ब्यूटी होती है। तो इसलिए आदमी को इस दुनिया में शरीक होना चाहिए। कल जो है, जो हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए उनका जन्मदिन था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वो मेरे प्रिय कवि रहे हैं। तो मैं उनकी काव्य पंक्तियाँ जो है, जब मैं भोपाल यूपीएससी देने के लिए गया था तो एक गर्ल्स स्कूल में सेंटर पड़ा था। मैंने जैसे ही एंटर किया तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था, वो काव्य पंक्तियाँ सर्वेश्वर की वो ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई थी और वो मैंने पढ़ ली। और ऐसी पढ़ी कि अब पता नहीं वो स्कूल है कि नहीं, वो ब्लैक बोर्ड है कि नहीं, सर्वेश्वर अब रहे नहीं, वो सिलेबस है कि नहीं, वो आचार्य और वो व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन वो पंक्तियां जो है मेरी आत्मा पे अमिट और अमर है। अद्भुत ये है कि मेरा नाश हो जाएगा लेकिन उन काव्य पंक्तियों का नाश नहीं हो पाएगा। ये काव्य होता है। और पंक्तियां थी कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में एक द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। ये सर्वेश्वर की। तो मैं इन पंक्तियों के साथ अपने प्रिय कवि का स्मरण और मान दोनों करता हूँ। और मैं अनुरोध करूंगा रजनीश जी से कि अगली बार जो है वो
मासूम गाजियाबादी, उनको भी यहाँ पर लाया जाए और इसी तरीके से इनको जबरदस्ती बिठा करके कलाम सुनवाया जाए। सीआरपीएफ में कविता का एक्सपोजर अपने जवानों को कोई दे चाहे ना दे, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने जवानों को पोएट्री, कविता और शायरी का एक्सपोजर दूं। तो इसलिए कविता रहेगी कैंपस में और ये इनको जबरदस्ती बिठाया जाएगा और इनको सुनाया जाएगा। मैं जल्दी से एक बात बोलूंगा और उसके बाद जो दो कवि जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया हम उनका मान करेंगे और उसके बाद जो है वो इस सत्र का समापन होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने भी जवान यहाँ पर हैं, हमारी संभावनाएं चाहे जैसे भी जीवन में रही हो, लेकिन हमारी पीढ़ियों की संभावनाएं हमसे ज्यादा प्रखर होनी चाहिए, उनमें ज्यादा सौंदर्य होना चाहिए, उनमें हमसे ज्यादा कविता होनी चाहिए। और इसलिए इन चीजों का एक्सपोजर देना ये पेरेंट्स की पहली जिम्मेदारी होती है। अद्भुत यह है कि पेरेंट्स वो सब छोड़ के अपने बच्चे को पहले तो वो कुरकुरे का एक्सपोजर देता है, उसके बाद वो मोबाइल का एक्सपोजर देता है और फिर उसके बाद बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने का एक्सपोजर देता है। शायद ही कोई भारतीय अभिभावक है जो कोई सौंदर्यशाली चीज अपनी पीढ़ियों को दे पाता है। काव्य जो है बहुत सस्ता और बहुत आसान जरिया इंसान के सौंदर्य को अक्षुण्ण रखने का। मैं ऐसे कवि सम्मेलनों में बैठा हूँ स्टूडेंट लाइफ में, जब मेरी उम्र कोई 14 बरस की थी, नया 14 बरस का था, मैं तब से कवि सम्मेलन और मुशायरे सुनना शुरू कर दिया। और मैं ऐसे कवि सम्मेलनों में बैठा हूँ कि रात में 9 बजे के आसपास शुरू होता था और सवेरे जो है सूर्योदय होता था। जब सूर्य निकलता था तब जाकर के आखिरी कवि मंच पर आते थे कविता पढ़ने के। मैं ऐसे कवि सम्मेलनों में बैठा हुआ हूं और वहां से चीजें जो है वो मेरे ब्लड में आई। ये सारी चीजें हम लोग सोचते हैं, वो पहले एक दवाई होती थी ना साफी, हमदर्द की, अभी भी है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो खून को साफ करती है। साफी से आज तक किसी का खून साफ नहीं। खून को साफ करने के तरीके यही है, पोएट्री, कविता, जो खून को साफ करने के तरीके हैं। तो जब कभी आपको मौका मिले, जबरदस्ती ही सही अपने खून को साफ कर लें। इस चक्कर में नहीं रहना है कि हम दवाइयों से या बाकी चीजों से जो है ये साफ होगा, इन तरीकों से नहीं। ये अपनी आत्मा को भी साफ रखता है, खून को साफ रखता है और सबसे बढ़कर के कि अपनी सोच को जो है वो साफ रखता है। इसलिए अपने आसपास कविता को खोजो, ढूंढो, कहां पर कविता हो रही है उससे जुड़ो और अपने आप को बचा कर रखो। सबसे ज्यादा जरूरी ये है। कविता को डिफाइन करते हुए सुमित्रा नंदन पंत ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। सुमित्रा नंदन पंत ने बोला था कि वियोगी होगा पहला कवि। जब भी कविता को डिफाइन किया जाता है तो पंत की ये पंक्तियां जो है वो हमेशा ऊपर आती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। काव्य जो है इंसान को अश्रु युक्त करता है और अश्रु मुक्त करता है, ये दोनों करता है। रजनीश जी जो है आज हमारे बीच, इनकी किताबें रिलीज हुई, आज इन्होंने काव्य पाठ किया, लेकिन पिछला समय इनके लिए बहुत त्रासद रहा, बहुत त्रासद रहा, विडंबनापूर्ण रहा। सबसे पहले इन्होंने ये दुबई काव्य पाठ के लिए गए थे और वहां इनको खबर मिली कि इनके बेटे का एक एक्सीडेंट में अवसान हो गया। दामाद का एक एक्सीडेंट में अवसान हो गया। फिर ये दुबई से भाग करके यहां पर आए और उस स्थिति को संभाला, और उसके बाद नियति देखी, त्रासदी क्या होती है। जो बिटिया थी रजनीश जी की, वो उस प्रकोप को
25 दिन के अंदर बिटिया ने जो है वो सुसाइड किया। त्रासदी के समक्ष कभी ज्यादा सामर्थ्य के साथ खड़ा हो पाता है। हम अपनी त्रासदियों से, हम अपनी नियतियों से, हम अपनी विपरीतताओं से, हम अपनी समस्याओं से, हम अपनी मुश्किलों से, परेशानियों से, कष्टों से लड़ने की सामर्थ्य कविता देती है। आज यदि रजनीश जी उस त्रासदी के बाद इतना सब कुछ कर पाए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि इनके सामर्थ्य में, इनकी हिम्मत में, इनके बल में कुछ ना कुछ योगदान कविता का भी होगा। आम मनुष्य को त्रासदी तोड़ती है, कवि को त्रासदी दिखाती है, उसे चमक देती है, उसे प्रखरता देती है, उसे नई संवेदनाएं देती है और संवेदनाओं को देखने की नई दृष्टि देती है। तो इसलिए कविता जो है वो जीवन में महत्वपूर्ण है। मैं ज्यादा लिखता नहीं हूं क्योंकि सीआरपी में मैं सीएचएम डीएचएम ही करता रहता हूं। अभी यहां से उठूंगा तो फिर सीएचएम डीएचएम को बुला लूंगा और शाम को मीटिंग करूंगा कि वहां पर घास काटने हैं, वहां पर घास कटी नहीं है, और फिर और कुछ करूंगा। लेकिन मैंने पोएट्री को मरने नहीं दिया। मैं ना भी लिखूं तो भी पोएट्री जिंदा रहेगी। तो मैं लोगों से भी यही अपेक्षा करता हूं कि आप लिखते या नहीं लिखते वो बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये कलाम जो है वो पेश कर दे रहा हूँ। ये गजल के चंद अशार है और इसमें कई उर्दू के अल्फाज आए हुए हैं, लेकिन मैं उनकी हिंदी नहीं करूँगा। आप लोग क्योंकि वो 2 बजने वाला है और लोग सुनने उनने के उससे ऊपर उठ चुके हैं, तो इसको जो है वो जल्दी से सुन लिया जाए और फिर जो है हम अपने सत्र का समापन करेंगे। गजल का शेर यूं है कि फना भी आजमाना चाहती है, फना भी, और समझ में ना भी आए तो भी ताली बजानी है। ये बढ़िया समझिए, ये मान करके कि जो पढ़ा जा रहा है वो अच्छा ही पढ़ा जा रहा है। हाँ, तो ताली बजानी है, चाहे समझ में आए चाहे। फना भी आजमाना चाहती है, नहीं ऐसे नहीं बजाना, उसको सलीके से बजाना है, जबरदस्ती नहीं बजाना है, जबरदस्ती नहीं बजाना है। फना भी आजमाना चाहती है, मेरा ही आबुदाना चाहती है। फना भी आजमाना चाहती है, मेरा ही आबुदाना चाहती है। तजल्ली मुस्कुराना चाहती है, तजल्ली मुस्कुराना चाहती है, दिए पे लौ बसाना चाहती है। तजल्ली मुस्कुराना चाहती है, दिए पे लौ बसाना चाहती है। जिसे मैंने समझकर खाक छोड़ा है, जिसे मैंने समझकर खाक छोड़ा है, वही मिट्टी दबाना चाहती है। जिसे मैंने समझकर खाक छोड़ा है, वही मिट्टी दबाना चाहती है। रहा मैं जिंदगी जी 100 बहाने से, रहा मैं जिंदगी जी 100 बहाने से, अजल भी एक बहाना चाहती है। रहा मैं जिंदगी जी 100 बहाने से, अजल भी एक बहाना चाहती है। सुलह आई है उनसे पर ये खुददारी है, सुलह आई है उनसे पर ये खुददारी, खुददारी है कि बात बढ़ाना चाहती है। सुलह आई है उनसे पर ये खुददारी, खुददारी है कि बात बढ़ाना चाहती है। तजल्ली मुस्कुराना चाहती है, दिए पे लौ बसाना चाहती है। तो आप सभी का एक बार फिर से जो है इसमें आप लोगों ने आप लोग शरीक हुए, तो आप सभी का जो है वो आभार है। मैं उम्मीद करूंगा कि अब जब भी कभी ये आयोजन हो तो अपने मन से इसमें शामिल होना है और दूसरों को ये हैबिट देनी है कि कविता जो है वो किसी दूसरे लोक की चीज नहीं है, वो हमें सुंदर बनाने का जरिया है।
तो मैं आप सभी का जो है वो आभार करता हूँ। सोहेल। धन्यवाद महोदय। और मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि दो कवि जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं, चेतन जी और वशिष्ठ जी, उनको एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको भी सम्मानित करने का श्रम करें। और इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं समूह केंद्र गुरुग्राम की ओर से इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने वाले सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हम अपने प्रतिष्ठित कवियों के प्रति अत्यंत आभारी हैं, जिनके शब्दों और ज्ञान ने हमें प्रेरित किया और जीवन के प्रति हमारी समझ को स्मृत किया। आपकी सुंदर अभिव्यक्तियों ने सचमुच हमारे दिल और दिमागों को छू लिया है। मैं डीआईजी श्री परमशिवन को उनकी उत्साहपूर्ण भागीदारी और समर्थन के लिए विशेष धन्यवाद करता हूं। आपकी गरिमा में उपस्थिति से आज का ये कार्यक्रम और भी सुंदर बन सका। और अंत में मैं आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और हम भविष्य में ऐसे और भी स्मृत आयोजनों की आशा करते हैं। और अब मैं अंत में आप सभी से राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूँ। एक चीज है, जो बुक्स हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। अंजलि, जो बुक्स आपके उसमें रहेंगी, चार्ज में रहेंगी, जो खरीदना चाहे तो 200 रुपीज पर बुक का प्राइस है। उसके बाद बुक्स जो है हमारी लाइब्रेरी में रख दी जाएंगी, तो जो भी खरीदना चाहे तो वहां से खरीद। नेशनल जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ